नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की समीक्षा करेगी सेना। यह ऑटोबायोग्राफी है पूर्व थल सेना प्रमुख एम नरवणे की। किताब में है अग्निवीर योजना से लेकर गलवान घाटी की मुठभेड़ तक का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति चर्चा में। न्यायमूर्ति BR गवई समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है मकसद। और भारत के GSAT-20 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा जाएगा। इसरो का लेटेस्ट संचार उपग्रह है GSAT-20। संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में किया जाता है स्थापित। आइए खबरों की शुरुआत करें। दरअसल पिछले साल दिसंबर में पूर्व थल सेना प्रमुख एम नरवणे द्वारा लिखी गई एक किताब का अनावरण किया गया था। यह एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। देखिए, एम नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक थल सेना प्रमुख थे। अपने संस्मरण में पूर्व थल सेना प्रमुख ने अपने कार्यकाल से संबंधित कई खुलासे किए हैं। इसमें अग्निवीर योजना से लेकर गलवान घाटी की मुठभेड़ तक का जिक्र है। किताब के अनावरण होने के बाद देश की एक समाचार एजेंसी ने लगे हाथ इस किताब के कुछ अंश प्रकाशित कर दिए थे। ऐसा हुआ ही था कि इसके बाद सेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस किताब की समीक्षा शुरू कर दी। चलिए समझते हैं कि इस किताब में क्या क्या लिखा गया है और हम उन नियमों को भी जानेंगे जो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लेखन को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किताब में चीन के साथ LAC गतिरोध पर क्या जानकारी दी गई है। किताब में 31 अगस्त 2020 को जनरल नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई बातचीत का जिक्र है। यह बातचीत तब हुई थी जब चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर रेचिन ला दर्रे में टैंक और जवानों को ले जा रहे थे। सिंह ने जनरल नरवणे से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि सेना को जैसा उचित लगे वैसी कार्रवाई करने के लिए सेना आजाद है। मतलब गलवान घाटी के इस हालात से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया था और फ्री हैंड मिलने के बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का जो हाल किया था वो तो पूरे देश को याद ही है। किताब में 2020 में गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प के बारे में कुछ विवरण भी दिए गए हैं। किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस घटना को आसानी से नहीं भूलेंगे क्योंकि चीनी सैनिकों को घातक क्षति हुई थी और चीनी सैनिक 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार इस प्रकार हताहत हुए थे। देखिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लिखा कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए थे। आर्म्ड फोर्सेज ने दलील दी थी कि 4-4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। यूं तो पूरी किताब की बातें करना सीमित समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको एक और रोचक बात बताते हैं जो कि किताब में लिखी गई है। जनरल रावत की असामयिक मृत्यु के बाद जनरल नरवणे को CDS के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। किताब में उन्होंने लिखा है कि इस मामले में जनरल नरवणे ने सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अपना भरोसा व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन्होंने कभी भी सरकार के विवेक पर सवाल नहीं उठाया और अब भी उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। चलिए, आपने किताब की कई इंपॉर्टेंट बातें जान ली। अब मुद्दे की बात करते हैं कि सेना द्वारा पुस्तक की समीक्षा क्यों की जा रही है। सेना में कई सारे नियम होते हैं। इसी प्रकार सेना नियम 1954 की धारा 21 के तहत सेवारत कर्मियों को किसी भी रूप में कुछ भी प्रकाशित करने या किसी राजनीतिक प्रश्न या किसी सेवा विषय पर या किसी भी सेवा संबंधी जानकारी के संबंध में प्रेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे प्रश्न या मामले पर या ऐसी जानकारी वाली किसी भी पुस्तक या पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रकाशित करना निषिद्ध है। सेवारत अधिकारी पूर्व अनुमति के बिना किसी राजनीतिक प्रश्न या किसी सेवा विषय से संबंधित मामले पर या किसी भी सेवा विषय पर कोई जानकारी या विचार नहीं दे सकते। हालांकि यदि सशस्त्र बल का कोई कर्मी ऐसी किताब लिखता है जो उसके काम से संबंधित नहीं है
या साहित्यिक या कलात्मक प्रकृति का है तो यह नियम लागू नहीं होता। तो क्या ये नियम जनरल नरवणे जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी पर भी लागू होते हैं? नियम उस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं बताते जिसका पालन सेवानिवृत्त रक्षा सेवा अधिकारियों को पुस्तक प्रकाशित करते समय करना होता है। हालांकि सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली किताबों की समीक्षा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत की जा सकती है। इन नियमों को जून 2021 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा संशोधित किया गया था। इन संशोधित नियमों में खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों में काम कर चुके रिटायर्ड सरकारी सेवकों को रिटायरमेंट के बाद बिना पूर्व अनुमति के संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित करने से रोक दिया गया है। इसके साथ ही रिटायर्ड सिविल सेवक जो इस श्रेणी में नहीं आते, उन्हें किताब प्रकाशित करने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल और है, क्या अन्य सैन्य अधिकारियों ने पहले भी किताबें लिखी हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिखी हैं। कई सेवारत और सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों ने पहले भी विभिन्न सैन्य संबंधी विषयों पर किताबें लिखी हैं, जैसे रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक द्वारा कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह द्वारा करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी और पूर्व चीफ जनरल के सुंदरजी ने ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, इंडो पाक न्यूक्लियर वॉर और ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेज अ सोल्जर रिमेंबर्स लिखी हैं। आप यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था जरूर पढ़ते होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में अपने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी पढ़े होंगे। इन सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसकी खास बात यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आखिर ये सिद्धांत बनाए क्यों गए? क्योंकि यह देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जाहिर सी बात है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। लेकिन अब आप राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देखिएगा तो अनुच्छेद 39 क पर नजर डालिएगा। 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए देश में क्या सिस्टम बनाया गया है? यह खबर अनुच्छेद 39 क से ही रिलेटेड है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया। दरअसल न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें न्यायमूर्ति गवई के नामांकन की घोषणा की गई। तो चलिए जल्दी से सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था। यह समिति क्या काम करती है? इसका काम शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले मामलों में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण इस प्रकार की समिति का गठन करेगा। इसमें एक वर्तमान सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। इनके साथ साथ केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सीजेआई द्वारा नामित किया जाता है। इसके अलावा सीजेआई समिति के सचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति में कौन कौन शामिल हैं। खबर लिखे जाने तक समिति में अध्यक्ष बी.आर. गवई और सीजेआई द्वारा नामित 9 सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियम की धारा 27 के तहत केंद्र को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा सीजेआई के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार मिला है। इसी आधार पर कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम 1995 बनाए गए। इसके नियम 10 में समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं बताई गई हैं। हालांकि समिति सीजेआई के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता बताते हैं, जैसे अनुच्छेद 39A। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 22(1) गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली बनाना अनिवार्य बनाता है। हालांकि कानूनी सहायता कार्यक्रम का विचार पहले 1950 के दशक में आया था,
लेकिन 1980 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति की स्थापना की गई थी। फिर 1987 में कानूनी सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार देने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। इसका मकसद महिलाओं, बच्चों, SC/ST और EWS श्रेणियों, औद्योगिक श्रमिकों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य सहित पात्र समूहों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। अधिनियम के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां बनाने के लिए 1995 में नालसा का गठन किया गया था। इसके बाद प्रत्येक राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी सालसा की स्थापना की गई। सालसा का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी प्रकार जिलों और अधिकांश तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुक कानूनी सेवा समितियां स्थापित की गई हैं। प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तालुका या उप विभागीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है। सामूहिक रूप से ये निकाय अन्य कार्यों के साथ साथ कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तालुका लेवल से पूरे देश के लेवल तक कानूनी सेवा समितियों का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है। मैं अभी कुछ खबरें देख रहा था, एक खबर ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आपके साथ भी ये खबर शेयर करता हूं, शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। खबर ये है कि इसरो का लेटेस्ट संचार उपग्रह GSAT-20 एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि पिछले 25 सालों में इसरो ने विदेशी ग्राहकों के लिए 430 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए और लाखों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की। ऐसा भी नहीं है कि इसरो के PSLV और LVM-3 यान सक्षम और विश्वसनीय प्रक्षेपण यान नहीं है। इन यानों ने विदेशी सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप और निजी फर्मों के उपग्रहों को लॉन्च करके एक के बाद एक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ये पहली बार होने वाला है जब भारत सरकार का सैटेलाइट एलन मस्क के रॉकेट पर उड़ान भरेगा। हालांकि भारतीय निजी फर्मों और स्टार्टअप्स द्वारा बनाए गए छोटे उपग्रहों को फाल्कन 9 द्वारा पहले लॉन्च किया जा चुका है। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अब भारत सरकार ने अपना उपग्रह लॉन्च करने के लिए अमेरिकी कंपनी का साथ चुना? चलिए साथ में समझते हैं। इस वजह को समझने के लिए हमें GSAT-20 इसरो के दूसरे लॉन्च व्हीकल और फाल्कन 9 रॉकेट की विशेषताओं को समझना पड़ेगा। देखिए, GSAT-20 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा निर्मित 4.7 टन का एक उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है जो इन फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं सहित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में काम करेगा। यहां से GSAT-20 पूरी भारतीय मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह को कवर करके सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब आप रॉकेट को माल ढोने वाले वाहन के रूप में सोचें। हर रॉकेट की अपनी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। इसरो के रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर में कितना पेलोड ले जा सकते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। SSLV 500 kg, PSLV 1750 kg, GSLV 6000 kg, LVM-3 8000 kg पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं। अब अंतरिक्ष में सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तो है नहीं, एक कहावत भी है, और भी मुकाम है हासिल करने को, ये नीला आसमान क्या चीज है। लो अर्थ ऑर्बिट से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न कक्षाएं हैं। किसी उपग्रह को उच्च कक्षाओं में स्थापित करने या कक्षाओं में स्थानांतरित करने के लिए रॉकेट को अधिक शक्तिशाली होना होगा, कुशल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करना होगा और उपग्रह को अधिक वेग प्रदान करना होगा। अब एक और फैक्ट के बारे में सोचिए। संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या GTO कक्षा में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। भारत के GSLV और LVM-3 रॉकेट ऐसी कक्षा में पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइंड हैं और विश्वसनीय भी हैं।
जहां GSLV GTO तक लगभग 2250 kg वजन पहुंचा सकता है, वहीं LVM-3 GTO तक 4000 kg वजन पहुंचा सकता है। अब दिक्कत यह है कि इसरो द्वारा बनाए जा रहे नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-20 का वजन 4700 kg है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल भारत के पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो इतने वजन के उपग्रह को GTO कक्षा तक पहुंचा सके। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस काम के लिए फाल्कन 9 रॉकेट को चुना है। लेकिन कई दशकों से भारत 4000 kg से अधिक वजन वाले संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए यूरोपीय एजेंसी के एरियन स्पेस रॉकेटों पर निर्भर रहा है। 1980 के दशक से एरियन स्पेस रॉकेट ने व्यावसायिक आधार पर कई भारतीय संचार उपग्रह लॉन्च किए। 2023 में लॉन्च किया गया GSAT-24 एरियन स्पेस रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला 25वां भारतीय उपग्रह था। लेकिन एरियन 5 रॉकेट अब सर्विस में नहीं है और इसके उत्तराधिकारी एरियन 6 के विकास में देरी हो रही है। इस वजह से भारत के पास फिलहाल स्पेसएक्स का फाल्कन 9 ही विकल्प बचता है। हसदेव बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हसदेव बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, ये नारा आजकल सुर्खियों में है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में फैले जंगल में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। हसदेव अरण्य उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला है। इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ 2.5 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हसदेव जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां से छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 15,000 से अधिक पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। यह जंगल हाथियों, भालू, सरीसृप और अन्य सहित जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। यहाँ साल और महुआ जैसे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ पाए जाते हैं। यह जंगल स्थानीय लोगों की आजीविका का भी साधन है। ये लोग इन पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। कटाई में उन पेड़ों को भी काट दिया गया है जिन्हें 100 से अधिक वर्षों से संरक्षित किया गया था। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने इस जंगल को प्राचीन साल और सागौन के जंगलों से युक्त मध्य भारत का सबसे बड़ा खंडित जंगल के रूप में वर्णित किया है। अनुमान है कि हसदेव जंगल गोंड, ओरांव और अन्य जनजातियों के 10,000 लोगों का घर है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्थानीय समुदायों की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% वन आधारित संसाधनों से आता है। पर्यावरण के नुकसान से स्थानीय आदिवासी समुदाय की आजीविका, संस्कृति और पहचान पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल है कि आखिर क्यों काटे जा रहे हैं इतने पेड़। दरअसल ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन PEKB कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। इस घने वन क्षेत्र के नीचे कुल 5 अरब टन कोयला होने का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PEKB कोयला खदान को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। PEKB की कोयला खनन क्षमता क्रमशः 2 करोड़ टन प्रति वर्ष है। इनमें परसा में 50 लाख टन और कांता बसन में 70 लाख टन खनन सालाना होगा। इस प्रक्रिया में कुल 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का कई सालों से विरोध कर रहे हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट में ये कहते हुए इस खनन परियोजना को पूरी तरह से खारिज किया गया था कि इससे हसदेव नदी परियोजना भी प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के निवास स्थान के नुकसान या जंगलों को साफ करने के कारण हाथियों और इंसानों में संघर्ष भी बढ़ा है और इससे क्षेत्र की जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आइए थोड़ी सी जानकारी हसदेव नदी के बारे में भी लेते हैं। हसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव अरण्य जंगल से होकर बहती है। यह नदी कोरिया जिले के सोनहत से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 910 मीटर ऊपर से निकलती है और यह शिलादेही बिर्रा के निकट महानदी में मिल जाती है। हसदेव बांगो बांध इसी नदी पर बनाया गया है। नदी की कुल लंबाई 333 किलोमीटर है। हसदेव नदी की प्रमुख सहायक नदी गीज है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके।
यह 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम होगा, जो तकनीक के साथ छात्रों को अनुभव आधारित ज्ञान और शिक्षा जागरूकता के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों यानी 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच प्रशिक्षित किया जाएगा। IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने UC-POP-AU नामक एक प्रभावी फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है। आपको बता दें, फोटो कैटलिस्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक फोटो जो फोटोन से संबंधित है और दूसरा उत्प्रेरक जो एक पदार्थ है और अपनी उपस्थिति में प्रतिक्रिया की दर को बदलने की क्षमता रखता है। सामान्यतः इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं और उद्योगों में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए, सौर ऊर्जा और प्रकाश की एक विस्तृत श्रृंखला को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए देश के 3 शहरों का चयन किया है। वेटलैंड सिटी की मान्यता रामसर कन्वेंशन के तहत प्रदान की जाएगी। जिन शहरों का वेटलैंड सिटी के लिए नामांकन किया गया है उनमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर का नाम शामिल है। आपको बता दें, भारत में अब तक किसी भी शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इन शहरों में से यदि किसी को मान्यता मिलती है तो वह देश की पहली वेटलैंड सिटी होगी। विशेषज्ञों के एक समूह ने हाल ही में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों की स्थिति को वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल करने की अपील की है। दरअसल पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों की तस्करी अरब देशों में भारी मात्रा में की जा रही है, जिसके चलते यह प्रजाति गंभीर संकट का सामना कर रही है। यह चीता हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। इसे सूडान चीता के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ ही दिन बाद प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी और टोंस नदियों के बेसिन में निवास करता है। हट्टी समुदाय एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होता है जिसे खुम्बली कहते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचना है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाली एक अधिसूचना पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। यह समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? अगला प्रश्न है, हाल ही में परसा ईस्ट और कांता बसन PEKB कोयला खदान चर्चा में है। यह खदान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? आइए अब देखें कल मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, सुनामी से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। सुनामी लहरों की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। गहरे समुद्र के पानी में सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रेवल कर सकती है। सुनामी अक्सर लहरों की एक श्रृंखला के रूप में आती है। सुनामी लहरों की ऊंचाई गहरे पानी में भी अधिक होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनामी लहरों की ऊंचाई गहरे पानी में भी अधिक होती है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में एक विशिष्ट स्थान की लाल चींटी की चटनी को GI टैग यानी भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। यह विशिष्ट स्थान कहाँ है? मयूरभंज, दंतेवाड़ा, झाबुआ या फिर बस्तर? सही जवाब है ऑप्शन ए, मयूरभंज। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।